उसकी एक वजह है। स्पीड को इसलिए नीचे लेके आती है कि अगर हाई स्पीड पे इन्होंने थ्रस्ट वेक्टरिंग का कोई काम किया तो एयरक्राफ्ट के ऊपर जो जी लोड होगा वो इतना अनबेरेबल हो जाएगा कि स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाएगा। कभी भी हाई स्पीड के ऊपर यू नेवर यूज योर थ्रस्ट वेक्टरिंग। क्यों? थ्रस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इट विल टेयर योर एयरक्राफ्ट अपार्ट नो मैटर इफ इट इज इवन मेड अप ऑफ टाइटेनियम। आप जरा पुरानी वीडियोस उठा के देखें ना इंडियन यूट्यूबर्स की, मजाक। मैं इसीलिए तो कहता था आपको उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं मिलता, मजाक। जंग फाइटर 17, ये J-10 को आप कहां मिला रहे हैं रफेल से? J-10 कहां, रफेल कहां, ये PL-15 कहां, मीका कहां, PL-15 कहां, मीटियोर कहां, स्कैल्प कहां, और जनाब जो चाइनीज एम्यूनेशन है ये कहां? तो ये मैं आपको पहले भी कहता था कि दुश्मन को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी सीरियस, बल्कि उसको उसकी जितनी एक कैपेसिटी है, जितनी उसकी ताकत है, उससे ज्यादा उसको बढ़ा के अपनी एक्सरसाइजेस कीजिए। पाकिस्तान एयरफोर्स हैज बीन डूइंग दैट, चाइना हैज बीन डूइंग दैट। तो जो लोग बातों के शेर होते हैं वो काम कुछ नहीं करते। 2025 में हम लोगों ने जो एक चाइनीज मिस्ट्री थी ना कि यार इनकी असल पावर्स क्या है, इनकी जब हम स्पेस साइबर की बात करते हैं, इनकी सैटेलाइट्स की बात करते हैं, इनके इवैक्स की बात करते हैं, इनके हम मिसाइल्स की बात करते हैं, हम इनके मिसाइल्स के आर्किटेक्चर में एआई की बात करते हैं, इनकी मैन्यूवरेबिलिटी की बात करते हैं, इनके टैक्टिक्स की बात करते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है? दिस was demonstrated in the strikes, in the retaliatory strikes that we did. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत, आज एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले कि मैं टॉपिक का आगाज करूं, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि पिछले 3-4 दिन से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर सका। उसकी एक बड़ी वजह यह थी दैट आई वाज बिजी इन सम रिसर्च। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च के ऊपर मेरा काम चल रहा था और मैं वक्त नहीं निकाल पाया। लेकिन आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और वो टॉपिक है थ्रस्ट वेक्टरिंग। आप तमाम लोगों ने Su-30M क्या है तो जरूर देखा होगा इंडियन एयरफोर्स का। वंस इट वाज माय फेवरेट एयरक्राफ्ट और बहुत खूबसूरत डिजाइन है। ये डिजाइन बेसिकली डेरिवेटिव है Su-27 फाइटर जेट्स जो रशिया ने बनाए थे, हैवी वेट फाइटर जेट्स हैं। इनका एक डेरिवेटिव है Su-30M क्या है। अगर आप Su-30MKI को देखेंगे तो ये कैनार्ड्स के साथ एक स्वेप्ट बैक विंग की कॉन्फ़िगरेशन में है। तो एक कन्वेंशनल स्वेप्ट बैक विंग विद अ कैनार्ड इसको बहुत मैन्यूवरेबिलिटी देता है, और इससे बढ़कर इसके जो थ्रस्ट नोजल्स हैं दे हैव गॉट थ्रस्ट वेक्टरिंग। अच्छा, वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन देना। तो थ्रस्ट वेक्टरिंग के इसके थ्रस्ट को डायरेक्शन दी जा सकती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। मतलब अगर दो थ्रस्ट नोजल्स हैं Su-27 में जिसका डेरिवेटिव Su-30MKI है, तो दोनों थ्रस्ट नोजल्स को डिफरेंट डायरेक्शंस दी जा सकती हैं, एंड दिस कैन मेक द फाइटर जेट डू मैग्निफिसेंट स्टफ। मैग्निफिसेंट स्टफ। आप लोगों ने जरूर देखा होगा Su-57 के एरोबैटिक्स, वो तमाम के तमाम एरोबैटिक्स जिसने पूरी वेस्ट को हिला के रख दिया था। और हम कुछ अरसे पहले हम ये बात कर रहे थे कि Su-57 ने एक न्यू डोर ओपन कर दिया इनोवेशंस का कि नाउ द यूनाइटेड स्टेट्स इज गोइंग टू गो फॉर द सेम अप्रोच एज वेल। हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये जो एरियल एंगेजमेंट्स किए हैं अगेंस्ट इंडिया, इसने जो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइट था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइटर जेट वर्सेस अ फाइटर जेट इन अ बीवीआर कॉन्फ़िगरेशन, और बीवीआर मिसाइल्स किस तरीके से बिहेव करता था, फाइटर जेट किस तरीके से अपने मैन्यूवरिंग में उस बीवीआर को अवॉइड करता था, डिसीव करता था, डिसेप्शन देता था, बिकॉज द होल ऑफ द वेक्टरिंग ऑफ द मिसाइल वाज कंट्रोल्ड बाय द फ्रंट एंड ऑफ द मिसाइल, जो कि उसका गाइडेंस सिस्टम होता। तो उसको किस तरीके से डिसीव किया जाता था, ये तमाम की तमाम चीजें उस फिलॉसफी के साथ कनेक्टेड थी जो वेस्ट की फिलॉसफी थी एरियल एंगेजमेंट्स की। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने वो जो फिलॉसफी थी उसको चैलेंज कर दिया।
अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये किस तरीके से फिलॉसफी दुनिया के टॉप एविएशन स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। लेकिन इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं चाहता, मैं आपको पहले थ्रस्ट वेक्टरिंग के मुतालिक कुछ बताता हूं। अगर आप इस नोजल्स को देखें SU-27 के डेरिवेटिव्स की, तो बहुत से SU-27 के डेरिवेटिव्स में थ्रस्ट वेक्टरिंग है, कुछ कंट्रीज ने थ्रस्ट वेक्टरिंग नहीं रखी हुई। अब ये थ्रस्ट वेक्टरिंग इनेबल करती है एयरक्राफ्ट को वो फंक्शंस, वो मनूवर्स करने में, उन एंगल ऑफ अटैक्स को अटेन करने में जिन एंगल ऑफ अटैक्स को आप नॉर्मल नोजल्स के साथ नहीं अटेन कर सकते। अच्छा, नोजल्स की भी मुख्तलिफ किस्में हैं। अगर आप पुराने एयरक्राफ्ट देखेंगे, मिक्स सीरीज देखेंगे, F-86 सेबर्स देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो एग्जॉस्ट गैसेस जहां से नोजल से निकल रही हैं, वो नोजल कंट्रोलेबल नोजल नहीं है। द नोजल्स ओपनिंग वो ना कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ना रिलैक्स होती हैं। अच्छा, फिर आप आ जाते हैं F-16 में। तो जब हम F-16 के जो नोजल्स देखते थे जहां से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती थी, इट हैड गॉट ओवरलैपिंग प्लेट्स। अब वो ओवरलैपिंग प्लेट्स क्या करती थी कि वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होके उस जो एग्जॉस्ट की गैसेस हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करती थी, या फुल आफ्टर बर्नर में द होल एग्जॉस्ट यूज्ड टू ओपन अप, और वो हम एक बड़ा ही सिग्नेचर किस्म का F-16 का आफ्टर बर्नर होता है जिसमें एग्जॉस्ट इज फुली ओपन एंड रेड फ्लेम्स आर कमिंग आउट। तो वो था कंट्रोलेबल एग्जॉस्ट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द थ्रस्ट वो क्या होता था, जो नोजल होती थी वो या कॉन्ट्रैक्ट करती थी या रिलैक्स करती थी। फिर उससे आगे रशिया ने जो इनोवेशन की, जो हम सुकोई एयरक्राफ्ट में देखते थे, वो थी थ्रस्ट वेक्टरिंग। कि भाई बजाय थ्रस्ट को सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से कंट्रोल करने के कि आप जो नोजल है उसको कितना कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं, आप उसकी डायरेक्शन को भी रोटेट करके, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ एंगल से रोटेट करके एयरक्राफ्ट से कम स्पीड पे वो मनूवर्स करा सकते हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक एयरक्राफ्ट करेगा। ठीक है, अब वो जो फॉलिंग लीफ SU-57 ने जो किया, वो जो कोबरा मनूवर है, बहुत सारे ऐसे फैंसीफुल मनूवर्स हैं जिनको आपने देखा होगा एयर शो में, SU-57 स्पेशली, कि अक्ल दंग रहेगी कि एयरक्राफ्ट, एक फाइटर जेट ये काम भी कर सकता है। ये तो इट लुक्स मोर लाइक अ हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर देन अ फाइटर जेट। तो लगता ही नहीं कि यार ये फाइटर जेट, इतना हैवी फाइटर जेट, इट कैन फॉल लाइक अ लीफ, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। अच्छा, अब अगर ये इतना ही मुफीद है तो मैंने ये बात शुरू में क्यों की कि आप इसको बहुत जल्द ऑब्सोलीट होते देखेंगे, और ये कॉन्सेप्ट भी अभी मतलब रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है। ये SU-57 में अभी अगर इन्होंने डाला है तो दे आर लुकिंग 30 years इनटू द फ्यूचर, एटलीस्ट 20-25 years। वो इतना तो फ्यूचर में देख रहे हैं, तो उन्होंने SU-57 में उसको इंटीग्रेट किया ना। लेकिन अब की जो एयर कॉम्बैट्स हैं, जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स वर 200 किलोमीटर अवे और दे वर इन अ सेफ जोन, दे थॉट दैट दे वर इन अ सेफ जोन। उन्होंने सोचा कि हम सेफ जोन में हैं, कोई मसला नहीं। दे वर नॉट इन अ सेफ जोन। फिर जो मनूवरेबिलिटी उनकी थी, फॉर एग्जाम्पल SU-30 MKI वाज वन ऑफ द कंफर्म किल जो पाकिस्तान एयरफोर्स का था। उसने अपनी मैक्सिमम मनूवरेबिलिटी करके, पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक SU-30 MKI जो 2019 में जब स्ट्राइक की थी इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट में, तो पाकिस्तान ने जब स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था, तो पाकिस्तान ने F-16 के एमरैम से SU-30 MKI को निशाना बनाने की कोशिश भी की थी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कहा हमने गिराया, इंडिया ने कहा नहीं गिराया, इवेड कर गया था। SU-30 MKI ने इवेसिव मनूवर से, अपनी सुपर मनूवरेबिलिटी से एमरैम को डॉज कर दिया, और हम बिलीव करते हैं कि वो डॉज कर सकता, उसकी इतनी मनूवरेबिलिटी है, इतना इट्स सुपर मनूवरेबल। लेकिन PL-15 के आने के बाद ये जो सुपर मनूवरेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये बजाय एक एसेट के एक लायबिलिटी बन गया। देखिए, सुपर मनूवरेबिलिटी के लिए आपको और कुछ चाहिए हो ना चाहिए हो, आपको फिर एक स्पीड को किसी ना किसी भी तरीके से ट्रेड ऑफ करना, आपने स्पीड कम करनी है। आप किसी भी ऐसे मनूवर को देख लें, आप यूट्यूब पे जाके तमाम SU-30s, SU-27s, SU-57, इन तमाम के मनूवर्स को देख लें। ये जितने एरोबैटिक मनूवर्स होते हैं, जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग का
इस्तेमाल हो रहा है, इसमें क्या करते हैं दैट दे हैव टू ट्रेड द स्पीड फॉर मैन्यूवरेबिलिटी। अब ये चीज, व्हेन यू ट्रेड स्पीड विद मैन्यूवरेबिलिटी, यू बिकम an easy target for the enemy aircraft as well as for a very intelligent AI missile। ठीक है, अब वो मिसाइल जो कि मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5 की स्पीड से आ रहा है, उसको तो आपने जब और आपने अपनी स्पीड को कम किया जस्ट इन ऑर्डर टू गेट अ बिट ऑफ द मैन्यूवरिंग, तो वो तो आपको ले उड़ेगा। तो मैं ये समझता हूं कि ऑल्दो दिस वाज अ फैंटास्टिक एरोबैटिक डिस्प्ले, ये जो थ्रस्ट वेक्टरिंग थी। और मैं आपको फिर बता रहा हूं Su-30M क्या है, मेरा बड़ा ही खूबसूरत और जबरदस्त एयरक्राफ्ट मुझे लगता है, क्योंकि वो जो कुछ अब फिर Su-57, अब फिलॉसफी वही चल रही है ना, थ्रस्ट वेक्टरिंग की, मैन्यूवरेबिलिटी की। मैं यही तो बता रहा हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एरियल एंगेजमेंट्स ने राफेल डाउनिंग, this Su-30M MKI down and MiG-29 of course down and one Mirage 2000 down, इन्होंने पूरी फिलॉसफी को चेंज कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन किस चीज के ऊपर कर दिया कि यार these things are not gonna work। जो चीज काम करने वाली है वो आपका ECM स्वीट है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स है, EWs हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स हैं, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स अपग्रेड करने की जरूरत है। फिर आप किस तरीके से डिकॉयज को लॉन्च करते हो, इस चीज की जरूरत है। द मोर यू ट्रेड द स्पीड विद मैन्यूवरेबिलिटी, हाँ ये तमाम चीजें उस वक्त चाहिए होंगी। आप देखें डॉग फाइट्स, वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ डॉग फाइट्स है, पाकिस्तान रेड फ्लैग में बड़ा अरसा जाता रहा है अमेरिका। एक सवाल अब ये भी उठता जा रहा है कि क्या पाकिस्तान अब रेड फ्लैग्स में हिस्सा लेगा। भाई उस फिलॉसफी को तो हम लोगों ने वैसे ही निगेट कर दिया। हमने अपनी तमाम एयरफोर्स की हिस्ट्री में हम लोगों ने जितना कुछ सीखा, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, हम लोगों ने इन्हीं एक्सरसाइजेस से, वेस्टर्न कंट्रीज से हम लोगों ने, बिकॉज दे वर फार अहेड। वेस्टर्न कंट्रीज अब से कुछ अरसा पहले तक, कुछ अरसे से मुराद मेरा इसी स्कर्मिश की बात कर रहा हूं, ये फिलॉसफी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट थी कि जो टैक्टिक्स और मनूवर सिखाए जाते हैं वेस्ट में, ऑफ कोर्स लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स टॉप गन इंस्टीट्यूट, ये तमाम जो इनकी टीचिंग है, दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पाकिस्तान भी ने जो 2019 की तमाम स्कर्मिश की, वो दैट वाज बेस्ड ऑन दैट। अब 2025 में क्या डिफरेंट था? 2025 में हम लोगों ने जो एक चाइनीज मिस्ट्री थी ना कि यार इनकी असल पावर्स क्या है, इनकी जब हम स्पेस साइबर की बात करते हैं, इनकी सैटेलाइट्स की बात करते हैं, इनके इवैक्स की बात करते हैं, इनके हम मिसाइल्स की बात करते हैं, हम इनके मिसाइल्स के आर्किटेक्चर में एआई की बात करते हैं, इनकी मैन्यूवरेबिलिटी की बात करते हैं, इनके टैक्टिक्स की बात करते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है? दिस was demonstrated in the strikes, in the retaliatory strikes that we did। फिर हमने बताया यार ये मीनिंग है, चाइना यहां पे पहुंच गया, तो हम लोगों ने ऑफ कोर्स चाइनीज फिलॉसफी को हम लोगों ने इन्फोर्स किया। हम लोगों ने सारे के सारे तो उनके जो एसेट्स थे, एसेट्स तो हमारे हैं लेकिन ऑफ कोर्स चाइनीज ओरिजिन के थे, दुनिया के लिए क्वेश्चनेबल एसेट्स थे। आप जरा पुरानी वीडियोस उठा के देखें ना इंडियन यूट्यूबर्स की, मजाक। मैं इसीलिए तो कहता था आपको उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं मिलता, मजाक। जंग फाइटर 17, ये J-10s को आप कहां मिला रहे हैं रफेल से? J-10 कहां, रफेल कहां, ये PL-15 कहां, मीका कहां, PL-15 कहां, मीटियोर कहां, स्कैल्प कहां, और जनाब जो चाइनीज एम्यूनेशन है ये कहां? तो ये मैं आपको पहले भी कहता था कि दुश्मन को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी सीरियस। बल्कि उसको उसकी जितनी एक कैपेसिटी है, जितनी उसकी ताकत है, उससे ज्यादा उसको बढ़ा के अपनी एक्सरसाइजेस कीजिए। पाकिस्तान एयरफोर्स हैज बीन डूइंग दैट, चाइना हैज बीन डूइंग दैट। तो जो लोग बातों के शेर होते हैं वो काम कुछ नहीं करते। तो
ये इसी चीज में लगे रहे कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के जो हैं पैम्पर्ड चाइल्ड हैं, पूरी दुनिया हमारे बैक पे है और हम जो भी कदम उठाएंगे हमारे साथ पूरी दुनिया होगी, और जब हमारी एयरफोर्स वहां पे जाएगी तो वहां पे तो सन्नाटा होगा, वहां पे तो कुछ भी नहीं होगा, और पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सके। ऑल द कॉन्सेप्ट्स वर प्रूव्ड रॉन्ग। मैं सॉरी, बात क्या चल रही थी, बात कहां पे पहुंच गई? मैं बात कर रहा था थ्रस्ट वेक्टरिंग की। तो थ्रस्ट वेक्टरिंग इज आउट, ये मेरा एनालिसिस है। जितना हेलीकॉप्टर्स, इवन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी, जितना कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स ऑब्सोलीट तो मैं नहीं कहूंगा, उनकी इफेक्टिवनेस मॉडर्न वॉरफेयर में कम हुई है बिकॉज ऑफ द एआई मिसाइल्स, और जो बाकी की तमाम आपकी आर्किटेक्चर है, जिसमें इवैक्स है, जिसमें सैटेलाइट्स है, जिसमें साइबर है, एआई है ऑफ कोर्स, और आपके फाइटर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी जितनी स्पीड होती है, जितनी जल्दी वो डिप्लॉय होते हैं, जितनी जल्दी वो पोजीशंस में आते हैं, इन्होंने हेलीकॉप्टर्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया, लेकिन दैट इज गोइंग टू बी अनदर वीडियो। अभी मेरा एनालिसिस ये है कि थ्रस्ट वेक्टरिंग जो बहुत बेहतरीन एक चीज थी, वो एयरक्राफ्ट में होगी तो सही, लेकिन शायद ये यूटिलाइज ना हो सके। अच्छा, थ्रस्ट वेक्टरिंग यूटिलाइज कब हो सकती थी? आप पुरानी वीडियोस देखें जी, 1965 वॉर, 71 वॉर, कोरियन वियतनाम वॉर, आप देखेंगे कि जब डॉग फाइट्स होती थी तो क्या होता था? होता यह था कि आप अपनी हर एयरक्राफ्ट के अंदर जो उसकी कैनन है वो तो ऑफ कोर्स एयरक्राफ्ट के साथ फिक्स लगी हुई है, ठीक है। अब आपने अगर गन के साथ किसी का निशाना लेना है कैनन से, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको उसकी बैक पे आना होगा कि आपके लाइन ऑफ साइट में आए, लाइन ऑफ साइट में आए जो एनिमी एयरक्राफ्ट है, देन यू कैन पुल द ट्रिगर और वो बुलेट्स उसको लगेंगी। तो उस लाइन ऑफ साइट में लाने के लिए वो एयरक्राफ्ट जो होते थे वो फैंसीफुल मनूवर करते थे कि मेरा नोज पहले पॉइंट कर जाए इसके एयरक्राफ्ट के ऊपर, इससे पहले कि ये टर्न करके मुझे पॉइंट करे। तो वो जो फाइट्स होती थी उनको हम कहते थे डॉग फाइट्स, क्लोज कॉम्बैट्स होते थे। कॉकपिट से बाहर हर वक्त फाइटर जेट के अंदर से जो पायलट होता था वो बाहर देखता रहता था, स्पॉट करने की कोशिश करता था। वक्त के साथ साथ रेडार्स आए, रेडार्स एड करते थे, लेकिन फिर उनको विद इन विजुअल रेंज ही कॉम्बैट करना। तो उन कॉम्बैट्स में क्या होता था कि उन कॉम्बैट्स में फिर ये तमाम की तमाम चीजें काउंट होती थी कि कोई एयरक्राफ्ट कितनी जल्दी अपने नोज को अपने टारगेट इन साइट कर लेता है, टारगेट इन लाइन कर देता है, टारगेट लॉक कर लेता है, और कितनी जल्दी वो उसको हिट कर सकता है। तो मनूवरिंग बहुत ज्यादा काउंट होती थी, मनूवरिंग। अब एयरक्राफ्ट की मनूवरिंग से ज्यादा मिसाइल मनूवरिंग काउंट होती है। मिसाइल को किस तरीके से गाइडेंस मिल रही है, क्या मिसाइल को स्पूफ किया जा सकता है, क्या एयरक्राफ्ट को स्पूफ किया जा सकता है, क्या मिसाइल को प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, उसकी मनूवरेबिलिटी कितनी है। तो ये तमाम चीजें काउंट करती हैं इन रियल स्कर्मिश। तो मनूवरेबिलिटी तो बहुत ज्यादा मैटर करती थी डॉग फाइट्स में। अब मनूवरेबिलिटी से ज्यादा आपका ईसीएम स्वीट्स, आपके ईडब्ल्यू स्वीट्स, आपके पॉड्स, जैमिंग पॉड्स, आपके बाकी आप कौन सा मिसाइल को कैरी कर रहे हो, आपकी इंटीग्रेशन आपके एवैक्स से कैसे हुई है, एवैक्स कैसे इंटीग्रेटेड है अपने सैटेलाइट से और साइबर से। तो ये तमाम साइबर रिलेटेड बैटलफील्ड इंफॉर्मेशन जो कि कॉकपिट में सामने डिस्प्ले हो रही हो, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ये अब पास्ट की बात हो गई है, पुरानी बात हो गई है मनूवरेबिलिटी। उसकी वो इफादियत नहीं रही है जो इफादियत पहले कभी हुआ करती थी, उसमें कमी आई है, उसमें कमी आ गई है। तो एक चीज और भी, अब जितने भी फाइटर जेट्स हैं जिनके पास ये एग्जॉस्ट नोजल्स होती हैं जो कि थ्रस्ट वेक्टरिंग कर सकती हैं, एक नोजल को नीचे दूसरे नोजल को ऊपर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर वो मूव कर सकती हैं, ये तमाम के तमाम वो काम कर सकती हैं। इनके लिए उनको स्पीड को नीचे लेके आना पड़ता है। उसकी एक वजह है, स्पीड को इसलिए नीचे लेके आती है कि अगर हाई स्पीड पे इन्होंने थ्रस्ट वेक्टरिंग का कोई काम किया तो एयरक्राफ्ट के ऊपर जो जी लोड होगा वो इतना अनबेरेबल हो जाएगा कि स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाएगा। कभी भी हाई स्पीड के ऊपर यू नेवर यूज योर थ्रस्ट वेक्टरिंग। क्यों? थ्रस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इट विल टेयर योर एयरक्राफ्ट अपार्ट, नो मैटर इफ इट इज इवन मेड अप ऑफ टाइटेनियम। कोई एयरक्राफ्ट भी
उस हाई स्पीड के ऊपर इस तरह की मनूवरिंग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आपको या स्लो स्पीड करनी पड़ेगी मनूवरिंग के लिए, या आपकी पहले ही स्लो स्पीड होगी और उस मनूवर के दौरान आप और स्पीड को करेंगे, ट्रेड ऑफ करेंगे विद अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द नोज। तो दो चीजें हम लोगों ने इस स्कर्मिश में लर्न की है। पहली चीज तो ये लर्न की है कि यार ये आपके जो थ्रस्ट वेक्टरिंग है एयर शोज में तो आपको बहुत एंटरटेन करेगी, आपको बहुत जबरदस्त लगेगी, लेकिन इस थ्रस्ट वेक्टरिंग की अब वो जरूरत और इफादियत नहीं रही है जो प्री पहलगाम अटैक से पहले थी। अब पोस्ट पहलगाम अटैक के बाद अब तो हमें ये यूज करना पड़ रहा है, पोस्ट पहलगाम एंड प्री पहलगाम एंड पोस्ट पहलगाम। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने असल में स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट कर दिए हैं कि अब बहुत सारी चीजें अब चेंज करनी पड़ेंगी, नोशंस को चेंज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने कि जिस तरीके से ये एयर बैटल कंडक्ट की है, ये एक मिसाल रहेगी आने वाले दिनों के लिए। और आई एम वेरी मच श्योर कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर एनी फ्यूचर इंटरवेंशन बाय इंडिया। वो तो अब पाकिस्तान एयरफोर्स तो वेट कर रही है, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स वेट कर रहे हैं। चाइना ने तो अब और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देना शुरू कर दी है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि द स्काइज आर प्रीटी सेफ, द स्काइज आर प्रीटी सेफ। शायद ये वाटर्स की तरफ आए, लेकिन अगर वाटर्स की तरफ भी आते हैं तो हमारा जवाब स्काई से बहुत आएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको बता देता हूं। अगर वाटर्स की तरफ भी आते हैं, एक तो नेवी इज कैपेबल, पाकिस्तान नेवी कैपेबल है, बिल्कुल है, वो अपना जो है ना स्कोर खुद से सेटल कर सकती है। लेकिन अगर ये आते हैं ना नेवी के रास्ते, समुद्र के रास्ते, तो जेट एंड सीज जो कि हम लोगों ने डेडिकेट किए हुए हैं कराची में नेवी के सर्विस पे, दे नो व्हाट टू डू, दे नो व्हाट टू डू। CM-400 AKG वेटिंग। तो इस सिलसिले में अलग वीडियो बनाऊंगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अब इसी तरीके से रोजाना की बुनियाद पे दोबारा वीडियोस चलती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।